चलो भाई शुरुआत करते हैं। रीडिंग बूस्टर 2.0 अच्छा एक टॉपिक लिया आज हमने। कल भी एक अच्छा टॉपिक था, आज भी एक अच्छा टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है? खुद से करने की कोशिश करना। दो स्लाइड्स में दोनों स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। देखो भाई आ जाओ। एज नेशंस अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका वॉन इंडिपेंडेंस लास्ट सेंचुरी, लीडर्स क्विकली आइडेंटिफाइड अ क्रूशियल ट्रुथ, रियल फ्रीडम रिक्वायर्स एजुकेटेड माइंड्स। कहा गया है कि एज यानी कि जब, जैसे, नेशंस अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, नेशंस सब्जेक्ट है, एज कंजंक्शन है, अक्रॉस प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है एशिया एंड अफ्रीका। पूरे एशिया और अफ्रीका में जब देशों को आज़ादी मिली, वन इंडिपेंडेंस, वन वर्ब है, इंडिपेंडेंस उसका ऑब्जेक्ट है। और कब आज़ादी मिली थी? लास्ट सेंचुरी में, पिछले सेंचुरी में, क्योंकि पास्ट की बात है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस लगा रखा है। लीडर्स आपका सब्जेक्ट है, क्विकली आइडेंटिफाइड, जो नेता लोग थे उन्होंने जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया? अ क्रूशियल ट्रुथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रुथ। क्या वो ट्रुथ था? रियल फ्रीडम रिक्वायर्ड, कि जो रियल फ्रीडम है उसके लिए जरूरी है एजुकेटेड माइंड्स। एकदम सही बात है। आपकी असली आज़ादी सिर्फ इसमें नहीं है कि आप खड़े होके यहाँ से और आपका जहाँ मन करे चल के जा सकते हैं। एजुकेशन आपको एक्चुअली में लिबरेट करती है। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लॉजिकल हैं, आप सवाल करना जानते हैं, आप सवाल पूछना जानते हैं, इससे बड़ी आज़ादी कोई और चीज़ नहीं है। और जितने, जैसे ही ये देश आज़ाद हुए, इन्होंने सबसे पहला काम किस पे करना शुरू किया? एजुकेशन पे। इसीलिए रियल फ्रीडम रिक्वायर्ड एजुकेटेड माइंड्स। वाइल जहाँ पे एक तरफ पॉलिटिकल सोवेरेनिटी वॉज सिक्योर्ड डैश स्ट्रगल एंड नेगोशिएशन, जहाँ पे एक तरफ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इसको सिक्योर किया गया था किसके द्वारा मेरे भाई? मतलब पॉलिटिकल सोवेरेनिटी जो थी, सोवेरेनिटी का मतलब एक तरीके से आज़ादी, ठीक है? अपना सोवेरेन होने का मतलब होता है कि स्वयं की सत्ता होना एक तरीके से। तो पॉलिटिकल सोवेरेनिटी हमें कैसे मिली थी? थ्रू स्ट्रगल एंड नेगोशिएशन, स्ट्रगल और नेगोशिएशन के थ्रू। तो थ्रू यानी कि के द्वारा, जब हम कोई चीज़ का मीन्स बताते हैं तो मीन्स को बताने के लिए थ्रू का यूज़ करते हैं। तो ना तो बाई आएगा, ना विथ आएगा, ना यूजिंग आएगा, ठीक है? सो थ्रू स्ट्रगल एंड नेगोशिएशन, द इंड्यूरिंग हार्डवर्क ऑफ लिबरेशन। लेकिन ये यहाँ से क्यों कंजंक्शन था तो मेन क्लॉज यहाँ से आएगी। द इंड्यूरिंग हार्डवर्क सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन लिबरेशन, जो लिबरेशन का यानी कि आज़ादी का, लिबर्टी होती है आज़ादी, उसी से नाउन बनता है लिबरेशन। आज़ाद करने जाने की एक्ट जो है वो लिबरेशन कहलाती है। लिबरेशन का जो इंड्यूरिंग वर्क था हैपेंड इन क्लासरूम्स। तो जो आज़ादी मिली थी, पॉलिटिकल आज़ादी जो मिली थी, वो स्ट्रगल और नेगोशिएशन के थ्रू मिली। लेकिन जो लिबरेशन का मुश्किल काम था वो बेसिकली किस में हुआ? क्लासरूम्स में। ये बड़ी मुश्किल बात है। आप अगर कभी मूवीज वगैरह में एक पैटर्न नोटिस करना, एक व्यक्ति को अगर परमानेंट गुलाम बना के रखा जाए, उसके जैसे घरों में अक्सर करके रहता है, ठीक है, कि किसी आदमी को आज़ादी मिली नहीं रही है, वो आज़ादी नहीं है, वो अपने तरीके से काम नहीं कर सकता, अपने तरीके से सोच नहीं सकता है। तो ऐसे केस में ओवर द टाइम उस आदमी का माइंड उसी तरीके से काम करने लग जाता है। जब वो आज़ाद भी हो जाए तो भी वो भागता नहीं है। जैसे एक जंगली कुत्ता, आप उसको ले आना घर में और घर में बांध के रखने की कोशिश करना, रुकेगा नहीं, रस्सी तोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसको आज़ाद रहने की आदत है, ठीक है? लेकिन एक कुत्ता जिसको आपने बचपन से पाला है, बांध के रखा है, चाहे बेशक रोज मारते हो, लेकिन जब वो छूट जाएगा तो भागेगा नहीं, लौट के घर ही आ जाएगा, क्योंकि उसको वो फ्रीडम की आजाद मतलब आदत ही नहीं है। तो जब अंग्रेजों ने, हम अंग्रेज हमारा मतलब हमारे ऊपर जो राज करते थे उसको छोड़ के चले गए, तो हम एक्चुअली में हो सकता है पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो गए हों, लेकिन एक्चुअल लिबरेशन हमें मेंटल लेवल पे चाहिए था। और मेंटल लेवल पे लिबरेशन, आज़ादी तब मिलेगी जब लोग एजुकेटेड होंगे। यही यहाँ पे कहा गया, बहुत प्यारी बात है, ठीक है? और आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है। आज भी इंडिया में बहुत सारी जगह पे एजुकेशन का हाल बहुत ख़राब है। और एजुकेशन सिर्फ इसलिए है कि इंडिया को वो दर्ज कराना ना कि लिटरेसी रेट क्या है, सिर्फ इसलिए। लेकिन क्या पीपल ट्रूली एजुकेटेड हैं? बहुत बहुत कम है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन, पढ़ना, सीखना, समझना। और मैं तो यार ये रीडिंग बूस्टर्स के माध्यम से ना, ये रीडिंग बूस्टर सिर्फ आपकी रीडिंग को बूस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ। ये रीडिंग बूस्टर्स आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, उसको बूस्ट करेंगे। आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा मैं इन रीडिंग बूस्टर्स के थ्रू। देखो आ जाओ। तो while political sovereignty was secured through struggle and negotiations, the enduring work of liberation happened in classrooms.
अंडर कॉलोनियल रूल, जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, एजुकेशन वॉज टाइटली कंट्रोल्ड, एजुकेशन को बहुत टाइटली कंट्रोल करते थे, टाइटली कंट्रोल करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली कंट्रोल करते थे, एजुकेशन वॉज टाइटली कंट्रोल्ड। मतलब अंग्रेज जो है हर किसी को एजुकेटेड नहीं होने देते थे, गिने चुने लोगों को अधिकार था कि आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सबको अधिकार नहीं था। पावर्स लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस, पावर सब्जेक्ट है, लाइक प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी जो पावर्स थी, प्रोवाइडेड मिनिमल स्कूलिंग, इन्होंने ना के बराबर मिनिमल स्कूलिंग दी, एमिंग टू क्रिएट, जिससे उनका एम ये था कि ये लोग क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख लो, एंड एम टू क्रिएट, एंड एम्ड को रिड्यूस करके पार्टिसिपल में लिख सकते हैं, एमिंग टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना था, अ कंप्लाइंट डैश क्लास, कैसी क्लास क्रिएट करना चाहते थे भाई, एक बात बताओ, लोगों को एजुकेशन नहीं दोगे तो लोगों को गुलाम रख पाना सबसे आसान काम है, तो लोगों को क्या बनाना चाहते थे वो, सब सर्विएंट, सब सर्विएंट अभी बुकैब की क्लास में पढ़ाया था मैंने 2 दिन पहले, जो सबके सामने झुक जाए वही क्या है, सब सर्विएंट है, तो बस सब सर्विएंट बनाना चाहते थे वो। क्या ऑनरेबल बनाना चाहते थे शिक्षा ना देके, नहीं। क्या डिफरेंशियल बनाना चाहते थे, नहीं। क्या रेवरेंशियल बनाना चाहते थे, नहीं, वो बनाना चाहते थे सब सर्विएंट, कि बस सेवा में हाजिर रहे हमारी, ठीक है। डेफरेंस बेसिकली सम्मान के लिए होता है, डिफरेंशियल से बनेगा, मतलब वो सिंगल एफ वाला आता है, ठीक है। के अलावा ये रेवरेंशियल, रिवियर भी बेसिकली किसी की बहुत ज़्यादा पूजा करना, भक्ति करना होता है, तो वहाँ से रेवरेंशियल बनता है आपका, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ पे थे अपन, टू क्रिएट अ सबसर्विएंट, मतलब कंप्लाइंट सबसर्विएंट क्लास इन इंडिया, इंडिया में लिटरेसी स्टूड एट जस्ट 12 to 18% एट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पे हमारे यहाँ लिटरेसी का जो रेट था वो सिर्फ कितना था, 12 से 18%, आयरोनिकली। और आयरनी ये है, आयरनी मतलब जैसा सोचा गया था उसके अपोजिट कुछ होता है तो उसी को आयरनी बोल देते हैं। द स्मॉल एजुकेटेड एलिट प्रोड्यूस्ड बाय दीज सिस्टम्स, ये जो स्मॉल एजुकेटेड एलिट लोग थे जो कि प्रोड्यूस किए गए थे इन सिस्टम्स के द्वारा, इनमें बेसिकली कौन था, फिगर्स लाइक नेहरू, ठीक है, नुक्रमा एंड केन्याटा, ये अलग अलग जगह के हैं, नेहरू इंडिया के हैं, ये किसी और देश के हैं, ये किसी और देश के हैं, ठीक है। बिकेम द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, तो जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, लोगों को पढ़ने नहीं दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया, लेकिन कुछ कुछ लोगों को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तरीके से कि भैया कुछ कुछ लोगों को पढ़ाते रहो, जिसके नाम हम कहते हैं कि देखो हम यहाँ पे एजुकेशन देते हैं, और उन लोगों को पढ़ाया, और इनको ऐसा लगा था कि इन लोगों को कम कम लोगों को पढ़ाएंगे ना तो ये लोग हमारी सेवा करेंगे कि हाँ हमें तो इतना महान बना दिया इन्होंने, यही हमारे माई बाप हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो ये स्मॉल एलीट क्लास प्रोड्यूस करी थी इन सिस्टम्स ने, जिसमें नेहरू जी थे, ठीक है, क्रुमा थे, एंड ये केन्याटा थे, ये नाम है अलग अलग तरीके के, यही आर्किटेक्ट बने, यानी कि यही वो कहते हैं ना कि कारीगर बने किस चीज़ के, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के। इन्हीं की वजह से बेसिकली क्या हुए, आंदोलन हुए। यूजिंग नॉलेज, ये लोग नॉलेज को यूज करते थे टू ऑर्गेनाइज एंड आर्टिकुलेट द केस फॉर सेल्फ रूल, ये अपनी नॉलेज को यूज करके ऑर्गेनाइज करते थे और आर्टिकुलेट करते थे अपने केस, मतलब केस फॉर सेल्फ रूल, कि भैया हमें अपनी आज़ादी चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद में एजुकेशन बिकेम द डैश प्रायोरिटी, कैसी प्रायोरिटी बन गया, अपर मोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर की, ऊपर ये तो ऊपर की नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं, ग्रेटर नहीं, ओनली प्रायोरिटी ऐसा नहीं कह सकते, सिर्फ एजुकेशन ही प्रायोरिटी था, कुछ और नहीं था। आप कहोगे सर फोरमोस्ट, फोरमोस्ट का मतलब है पहली प्रायोरिटी एजुकेशन था, उसके बाद में भी बहुत सारे थे। घानाज क्वामे नुक्रमा, अब ये देखो ये घाना के व्यक्ति का नाम है, लॉन्च्ड फ्री कंपलसरी बेसिक एजुकेशन, जैसे ही घाना आज़ाद होता है तो घाना के जो प्रधानमंत्री बने होंगे, प्रेसिडेंट बने होंगे, आई डोंट नो कौन थे ये, लेकिन इन्होंने तुरंत लॉन्च किया फ्री कंपलसरी बेसिक एजुकेशन, कि भाई साहब सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी है, फ्री है लेकिन कंपलसरी है, ठीक है। बिल्डिंग स्कूल्स नेशन वाइड, इन्होंने नेशन वाइड हर जगह स्कूल्स बनाए टू फोस्टर सेल्फ रिलायंस, जिससे कि लोग सेल्फ रिलायंट हो पाए, यानी कि घाना ने सबसे पहला काम क्या करा कि एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया कि पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे इन वियतनाम, और वियतनाम में क्या हुआ था मेरे भाई, जस्ट डेज आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1945, आज़ादी के 1-2 दिन बाद ही जो हो ची मिन, जो वहाँ के जो भी नेता रहे होंगे,
इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अ वॉर ऑन इलिटरेसी। इन्होंने कहा कि जो अज्ञानता है उसके खिलाफ हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। और बेसिकली कैसे वॉर लड़ा? विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर 2.5 मिलियन एडल्ट्स लर्नड टू रीड एंड राइट। एक साल के अंदर इन्होंने 2.5 मिलियन लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। यानी कि ये इनका था कहाँ पे? वियतनाम में। ठीक है। साउथ कोरियाज डैश ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉवर्टी टू इकोनॉमिक पावर हाउस। साउथ कोरिया एक जो गरीब देश था, एक इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉवर्टी से पावर हाउस बना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा होगा? वियरिंग, तो वियरिंग का मतलब थकाने वाला नहीं होगा। रिवीलिंग नहीं कह सकते हैं, स्टनिंग कह सकते हैं। स्टनिंग यानी जबरदस्त, शानदार। टायरिंग भी नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। स्टनिंग नेशन वाइड का मतलब है पूरे देश में। तो स्टनिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉवर्टी टू इकोनॉमिक पावर हाउस वॉज फ्यूल्ड बाई अ लिटरेसी ड्राइव। ये जो साउथ कोरिया का ट्रांसफॉर्मेशन था, जो बड़ा खतरनाक सा ट्रांसफॉर्मेशन था, पॉवर्टी से लेके इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का, ये फ्यूल्ड था। फ्यूल करने का मतलब है किसी चीज को एनर्जी देना एक तरीके से। किस चीज से? अ लिटरेसी ड्राइव। लिटरेसी ड्राइव इन्होंने चलाई थी। दैट रेज्ड रेट्स फ्रॉम 22% इन 1945 टू 96% इन 1958। 13 साल के अंदर इन्होंने अपनी जो जनता थी उसको 22% से 96% तक एजुकेशन पे पहुंचा दिया। आप समझ रहे हो एजुकेशन किस लेवल पे इन्होंने ली? और जिसकी वजह से क्या था, जो एक टाइम पे गरीब देश हुआ करता था वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। यानी कि जो गरीबी है ना, रिसोर्सेज की तो गरीबी है ही कि रिसोर्सेज कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। लेकिन भाई अपने देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अपने देश में एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा कमी है वो ये है कि लोगों को हमें इनलाइटन करना पड़ेगा। जो लोग हैं ना, उनके दिमागों को खोलना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, एजुकेटेड करना पड़ेगा। एंड एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि 12वीं कर ली डिग्री मिल गई, ग्रेजुएशन कर ली डिग्री मिल गई, और कैसे भी करके लड़ भिड़ के एक सरकारी नौकरी ले ली और उसमें 4 चीजों में टोरा दिखा दिया, गांव में अपने ऊपर उठ गए। नहीं, हमें सीखना है, नॉलेजेबल पर्सन बनना है। जितना नॉलेज आपके पास में होगी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ट्रूली एजुकेशन को मतलब हासिल करो, तो ऐसे केस में आपको धीरे धीरे खुद रियलाइज होगा, यार इतना पढ़ने के बाद भी ये सरकारी नौकरी करूंगा क्या? आप अक्सर करके मतलब चकित रह जाते होंगे चीजों को देख के कि यार बहुत सारे लोग जो बहुत मेहनत से सरकारी नौकरी लेते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद छोड़ देते हैं। आपको लगता होगा ये सीट खराब कर दी। सिर्फ इतना सोच पाना कि इस आदमी ने सीट खराब कर दी, बहुत छोटी सोच पा रहे हो आप। एक आदमी जिसने अपनी मेहनत के दम पे एक सरकारी नौकरी हासिल करी, लेकिन उस मेहनत करते करते उस आदमी ने इस लेवल पे शिक्षा प्राप्त कर ली कि उस सरकारी नौकरी में, उस सिस्टम में जाके उसे लगा कि यार मैं इससे बेहतर कुछ कर सकता हूं, मैं इससे ऊपर उठ सकता हूं, मेरे अंदर और भी सारा पोटेंशियल है जो मैं बहुत कुछ और कर सकता हूं। इस सिस्टम के अंदर मुझे सिर्फ 8 घंटे काम करने और उसके अलावा मैं बंधा हुआ इस सिस्टम से हूं, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं डेली 18-18 घंटे भी काम कर सकता हूं। तो ऐसे आदमी अक्सर करके नौकरियां छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं लेकिन स्विच कर जाते हैं क्योंकि उनको अपने अंदर एक पोटेंशियल नजर आता है, बिकॉज दे फील इनलाइटेंड, दे फील एजुकेटेड। वो एक्चुअल में एजुकेशन का पर्पज यही है। और जब लोग एजुकेटेड होंगे ना, तो सारे रिसोर्सेज की कमी छुप जाएगी, सारी चीजें छुप जाएंगी और ऑटोमेटिकली आप प्रोग्रेस के पाथ पे निकल जाओगे। यही किया साउथ कोरिया ने, 22% से 96% तक पहुंचा दिया सिर्फ और सिर्फ 13 साल के अंदर। मतलब स्टनिंग यार, जबरदस्त। ठीक है, अब आप देखते होगे कोरिया मेड कितने सारे प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं। सारा का सारा जो टेक है, सारे के सारे जो आप मोबाइल वगैरह देखोगे, कितने सारे मोबाइल्स आपको कोरिया मेड मिलते होंगे। एक्चुअली में ये पावर है एजुकेशन की। एजुकेशन सिर्फ इस चीज तक लिमिटेड नहीं है कि हमें एजुकेशन एक रोजगार दिलाएगी। एजुकेशन हमें मतलब फ्री करती है, वो हमें लिबरेट करती है। एजुकेशन ही है एक्चुअल में लिबरेशन जो हमें देगी। तो यही यहाँ पे कहा गया है, बियॉन्ड स्टैटिस्टिक्स। इन जो डाटा है अगर इनसे बियॉन्ड देखें, एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स। एजुकेशन इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है, यही पैसेज बात कह रहा है। नेल्सन मंडेला स्टडिंग बाय कैंडल लाइट इन हिज प्रिजन सेल। नेल्सन मंडेला जो कि स्टडी कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला सब्जेक्ट है, स्टडिंग आपका पार्टिसिपल है। हु वॉज स्टडिंग को रिड्यूस करके पार्टिसिपल में कर दिया स्टडिंग। कैसे? कैंडल लाइट में स्टडी कर रहे थे इन हिज प्रिजन सेल, जो उनकी जेल थी उसमें।
कॉल्ड एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज डैश द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है जो कि आप यूज कर सकते हैं दुनिया को बदलने के लिए। अगर दुनिया बदलने निकले हो ना, तो आपका एजुकेटेड होना इज द फोरमोस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे यही था। तो बेसिकली यही इन्होंने कहा कि द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज, जो कि आप यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? वाई क्यों यूज करने का पर्पस क्या है? पर्पस बताने के लिए 2+b बनाता है। तो टू चेंज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू चेंज द वर्ल्ड। इट ब्रेक्स सोशल बैरियर्स। ये जो एजुकेशन है यह ब्रेक करता है सोशल बैरियर्स को। अलाउइंग टैलेंट टू राइज, और अलाउ करता है टैलेंट को राइज करने के लिए। एंड अलाउज टैलेंट टू राइज, या फिर अलाउइंग। एंड अलाउज लिखोगे पूरी क्लॉज है, और अलाउइंग लिखोगे तो पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे। टुडे, आज भी, द लेसन रिमेन्स वाइटल। ये जो लेसन है आज भी ये वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। नेशंस रीबिल्डिंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट स्टिल प्रायोरिटाइज रीओपनिंग स्कूल्स। ऐसे नेशंस जो कि बेसिकली रीबिल्ड हो रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे, आज भी प्रायोरिटाइज करते हैं कि रीओपन करने चाहिए स्कूल्स को सबसे पहले। एज मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई ने भी कहा था। क्या कहा था? तो एज मलाला यूसुफजई सेड, एसर्ट्स तो प्रेजेंट हो जाता, टोल्ड के आगे तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, अनाउंसेस प्रेजेंट हो जाएगा तो ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सो एज मलाला यूसुफजई सेड, क्या कहा था उन्होंने? मलाला यूसुफजई ने, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक बच्चा, एक टीचर, एक बुक और एक पेन, ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ट्रू इंडिपेंडेंस इज नॉट जस्ट अ फ्लैग रेज्ड। ट्रू इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि झंडा उठा दिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, बट अ माइंड लिबरेटेड। यानी कि ट्रू इंडिपेंडेंस सिर्फ झंडे का ऊपर उठे हुआ नहीं है। अगर आपके माइंड्स लिबरेटेड हैं तो ही आप कहोगे कि हमने ट्रू इंडिपेंडेंस अचीव की है। द क्लासरूम रिमेन्स फ्रीडम्स इंड्यूरिंग फोर्ट्रेस। ये क्लासरूम यानी कि जो क्लासेस होती हैं वो आज भी किसी भी फ्रीडम का इंड्यूरिंग फोर्ट्रेस से किला है। बहुत शानदार सा पैसेज था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। और इसीलिए ना, अगर आप सिर्फ ये सोच के पढ़ते हो ना कि एक बार सरकारी नौकरी पा लें, एक बार ना माइंडसेट बदलिए, अपने आप को चेंज करिए। पढ़ना है, और पढ़ना इसलिए सीखना है, और जब हमें आता होगा ना तो क्या औकात है सरकारी नौकरी की जो हमें ना मिले यार। अगर नॉलेज है तो सब मिलेगा, और वो नॉलेज जहां से सीखने को मिले ना, सीखिए। नॉलेज आपको हम्बल बनाती है, और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना वो आपको एरोगेंट बनाती हैं। अगर आप पढ़ाई करके बस ये कोशिश करोगे कि एक सरकारी नौकरी लेके बस टोरा ही टोरा, तो वो चीज़ आपको एरोगेंट बनाएंगी। लेकिन आप नॉलेज पाओगे कि, और नॉलेज जैसे जैसे पाओगे, आप पढ़ाई इसलिए करोगे कि मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान होगा तो उसके साथ में सफलता खुद चल के आएगी। आप हम्बल रहोगे हमेशा, एरोगेंट नहीं बनोगे। और हम्बल और एरोगेंट का डिफरेंस कभी ये मत समझना, जैसे कई बार मैं आपको डांट देता हूँ इसलिए नहीं कि मैं एरोगेंट हूँ। एरोगेंट होना ये नहीं होता है। एरोगेंट होने का मतलब है जिसके वो घमंड हो, और मैं सब कुछ हूँ, नहीं। हम्बल होना है आपको अपने व्यवहार में, कैरेक्टर में। आप जो काम करते हैं ना उस काम में हम्बल नहीं होना आपको। हम्बल होने का मतलब काम में ही विनम्रता आ गई, काम ही नहीं कर रहे हो। हम्बल होना है आपका कैरेक्टर में, आपको एटीट्यूड को लेके। ठीक है, तो और वो आपको एजुकेशन के साथ में जरूर होगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत एजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े 30 मार्क इस दुनिया में बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर हमेशा कहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ जो कि हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ, और आज भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज भी सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट में सीखता हूँ, मैं इवन इंग्लिश में हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आज मैं जिस तरीके से एक चैप्टर को पढ़ाता हूँ, जब मैं अगली बार पढ़ाऊँगा ना तो मेरा प्रयास होगा कि मैं पहले से बेहतर कैसे पढ़ा पाऊँ, बिकॉज आई ट्राई टू लर्न। मेरी सबसे बड़ी जो इच्छा है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास में नॉलेज हो। जितनी ज़्यादा गैदर कर सकता हूँ उतनी करूँ। उससे बड़ी फ्रीडम, उससे बड़ा धन कोई हो नहीं सकता है। आ जाइए, बेस्ड ऑन द आर्टिकल, इस आर्टिकल पे बेस्ड, व्हाट वाज द सेंट्रल पैराडॉक्स ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसीज इन अफ्रीका एंड एशिया। क्या पैराडॉक्स था? उन्होंने बहुत छोटे ग्रुप को वो देते थे, और वही ग्रुप लास्ट में चल के बेसिकली क्या बना,
वो बनाना तो चाहते थे सबसर्विएंट, लेकिन वही लोग क्या बन गए, जो आंदोलन हुए उनके आर्किटेक्ट बने। तो दे प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव स्कूलिंग, कतई नहीं। दे सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, बिल्कुल भी नहीं कर पाए। अगर कर लेते तो फिर आजाद कैसे हो पाते हम आज। दे फोकस्ड ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग, कतई नहीं। दे एम्ड टू क्रिएट अ सबसर्विएंट क्लास, उनका एम था कि सबसर्विएंट क्लास बनाएंगे। बट इंस्टीड प्रोड्यूस्ड, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया क्या, एक ऐसा एलिट ग्रुप जिसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को लीड किया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंसीडरिंग द एविडेंस फ्रॉम घाना, वियतनाम एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, घाना, वियतनाम का एग्जांपल इसमें दिया गया था। उनको अगर कंसीडर करें तो व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड न्यूएंस्ड कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन सबसे ज्यादा एक्यूरेट और न्यूएंस्ड है अबाउट द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच मास एजुकेशन सिक्योर्ड रियल इंडिपेंडेंस। कि ऐसा कौन सा बेसिकली कंक्लूजन है जिसके अबाउट द प्राइमरी मैकेनिज्म के बारे में, जिसके थ्रू मास एजुकेशन ने सिक्योर करी रियल इंडिपेंडेंस। यानी कि इनमें से कौन सी बात आपको ये दिखाती है कि बड़े लेवल पे जो एजुकेशन हुई उसकी वजह से रियल इंडिपेंडेंस बनी है। कौन सी बात दिखाती है? पहला, इट डायरेक्टली इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्या एजुकेशन से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ सिर्फ इसीलिए पढ़ाया लिखाया गया था? कि अगर ऐसा होता ना तो नेता कहते कि तुम गंवार के गंवार बैठे रहो, ऐसा नहीं है। इट फंक्शनड एज अ ड्यूअल पर्पज इंजन, इसने ड्यूअल पर्पज इंजन का काम किया। साइमल्टेनियसली बिल्डिंग अ कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी, एक तरफ तो ये नेशनल आइडेंटिटी बन रहा था, वाइल क्रिएटिंग द इंडिविजुअल ह्यूमन कैपिटल नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। एकदम सही बात है, ये इंडिविजुअल ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कर रहा था, यही क्रिएट कर रहा था, ये करेक्ट होगा, ये पॉजिटिव एकदम। द मेन इफेक्ट वॉज टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी। क्या एजुकेशन इसी चीज तक लिमिटेड है? एक भाई कह रहे हैं कि सचिन एजुकेटेड नहीं है और फिर भी उसने इंडियन क्रिकेट की स्ट्रक्चर बदल दी, तो एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। भाई एकदम गंवार बैठा रहे भाई, क्या दिक्कत है? दो चार एग्जांपल और दे देता हूँ मैं गंवारों के। सचिन तेंदुलकर गंवार नहीं है, ये ऐसा मत समझना मैं उनको कह रहा हूँ। तुम्हारी नज़र में जिसके पास डिग्री है वही एजुकेटेड है क्या? कैसे ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से? मतलब अगर मैं एजुकेशन को प्रमोट कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अरे प्रभु, चरण किधर है तुम्हारे यार, एक बार दर्शन दो। देखो, इट्स मेन इफेक्ट वाज टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी। सिर्फ सोशल इनइक्वालिटी तक नहीं था, इससे ह्यूमन कैपिटल बिल्ड हुई, इससे ह्यूमन कैपिटल बिल्ड हुई। इट सर्व्ड एज अ सिंबॉलिक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेटेड द न्यू गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। क्या ये सिंबॉलिक था? सिंबॉलिक का मतलब है सिर्फ एक सिंबल था, ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, आप कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ बी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द आर्टिकल सेंट्रल थीसिस एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। कौन सा टाइटल है? कॉलोनियल क्लासरूम्स की बात करी गई? नहीं, एजुकेशन को एक टूल बताया गया जो कि एक्चुअली में रियल फ्रीडम आपको देता है, गलत है। लिटरेसी एंड लिबरेशन, द पोस्ट कॉलोनियल स्कूलिंग बूम, सिर्फ बूम की बात है ये कह सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा। द वेपन ऑफ नॉलेज, हाउ एजुकेशन एंडेड कॉलोनियलिज्म। यहाँ पे जो पैसेज में बात है ना वो ये नहीं है कि एजुकेशन ने कैसे खत्म करा, बात यह है कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद में एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया, तो ये नहीं बनना चाहिए। फ्रॉम कॉलोनियल टूल टू नेशनल फाउंडेशन, ये देखो कॉलोनियल टूल था एक टाइम पे और वहां से आज की डेट में क्या बन गया, नेशनल फाउंडेशन, ये सही लग रहा है। एजुकेशन एज लास्टिंग लिबरेशन, लिबरेशन की बात है, यही करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एंड एनालिसिस प्रेजेंटेड इन द आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? कॉलोनियल पावर्स यूनिफॉर्मली इन्वेस्टेड, बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट किया था इन्होंने एजुकेशन में। फिगर्स लाइक नेल्सन मंडेला व्यूड एजुकेशन प्राइमरली एज अ प्रैक्टिकल टूल फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिकल सिंबल। क्या इन्होंने पॉलिटिकल से अलग रखा? नहीं, इनका कहना था कि रियल फ्रीडम ही तब मिलेगी, तो ये तो गलत है। द इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन ऑफ स्कूलिंग इन सेवरल नेशंस was driven by recognition that political freedom required an informed citizenry to be meaningful। सही बात है कि इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो एक्सपेंशन हुआ ना स्कूलिंग का कई सारे नेशंस में, ये इसीलिए हुआ क्योंकि लोग समझ गए थे कि हमें जो एजुकेटेड माइंड्स चाहिए,
साउथ कोरियाज एजुकेशनल सक्सेस इज प्रेजेंटेड एज अ यूनिक हिस्टोरिकल फिनोमिनन विथ नो पैरेलल इन अदर पोस्ट कॉलोनियल। नहीं, हर जगह के 3 जगह के एग्जांपल है, सिर्फ साउथ कोरिया का एग्जांपल नहीं है। सी ऑप्शन। अगला देखो, सब सर्विएंट का क्या पूछा है, सिनोनिम। तो सब सर्विएंट इनोवेटिव नहीं होगा, कंप्लाइंट आपका सही है, डिपेंडेंट नहीं होगा, रेजिलिएंट नहीं। कंप्लाइंट का मतलब है जो हर चीज को लेके कंप्लाई करे। नेक्स्ट देखेंगे, सेवक टाइप का। वाइल पॉलिटिकल सोवरेनिटी वॉज सिक्योर्ड थ्रू स्ट्रगल एंड नेगोशिएशंस। पूछा है कि क्लॉज कैसी है। वाइल आपका कंजंक्शन है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी सब्जेक्ट है, वर्ब है। पहले तो ये फ्रेज नहीं है, क्लॉज है। तो सारे क्लॉज के ऑप्शन हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, थ्रू स्ट्रगल एंड नेगोशिएशन। एक तरफ जहाँ पे ये हुआ था, जो इंड्यूरिंग वर्क ऑफ लिबरेशन है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ ये चल रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट वाला जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। ये था भाई आपका रीडिंग बूस्टर, एंड आई होप इट मस्ट हैव हेल्प्ड यू। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा, बढ़िया चीज़ आपने जरूर सीखी हो। तो आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। मिलेंगे मेरे भाई परसों एक बार फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।